हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनप्रीत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस पर्टिकुलर जो हमने सीक्वेंस चलाई है उसमें हम एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं और ये आज हमारी फोर्थ वीडियो है, यानी कि ये हमारा फोर्थ टॉपिक है वैदिक सभ्यता। अभी तक हमने जो पढ़ लिया है उसकी हम थोड़ी सी क्विक रिवीजन लेंगे ताकि आप चीजों को इंटरलिंक कर सके। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था भारतवर्ष। भारतवर्ष के बारे में जाना था हमने, इंट्रोडक्शन था जो मतलब भारत का, वो जाना था। उसके बाद हमने पढ़े थे वेद, पढ़े थे हमने पुराण, पढ़े थे उपनिषद, पढ़े थे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। और जो भारत में यूनानी लेखक आए, अरबी लेखक आए, है ना, वो हमने कंप्लीट किया था। फिर हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, हमें कौन से इन्विडेंस मिले हैं जिनसे हमें मतलब इंफॉर्मेशन मिली है किसी भी प्लेस को जानने के लिए, है ना, वो मिला किया था हमने। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे वैदिक सभ्यता। देखिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को पढ़ने के लिए हमें दो पार्ट्स में इसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा था हिस्ट्री को, जब हमने पढ़ा था तो वो भी हमने टू पार्ट्स में पढ़ा था। टू पार्ट्स इन द सेंस कि हमारी वो जो इंडिया की हिस्ट्री है और जो हमारी वर्ल्ड की हिस्ट्री है। इंडिया की हिस्ट्री भी हमने फर्दर थ्री पार्ट्स में पढ़ी थी, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा, हमने जब प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था तो उसको भी हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, थ्री पार्ट्स में पढ़ा था। अब जब भी अब हम ये पार्ट्स में क्यों पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसका इंटरलिंक यानी उसका लिंक होना बेहद जरूरी है। अब पार्ट्स में पढ़ के हमें ये पता लग जाता है कि स्टोरी इस प्रकार चली है। जब हमारी स्टोरी इंटरलिंक हो जाती है तो माइंड में इमेज बन जाती है, जिसके कारण हम आगे चीजों को समझने लगते हैं। उसी प्रकार आज वैदिक सभ्यता को भी हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। अब जो ऋग्वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड हमारे पास आ जाता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल हमारे पास आ जाता है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। देखिए, जब हमारी स्टोरी कहाँ से बनती आ रही है, हमने पहले वेद पढ़े थे। ठीक है, वेदों में हमारी जानकारी मिली थी हमें, मतलब समाज कैसा था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हड़प्पा सभ्यता आई। हड़प्पा सभ्यता से हमें ये सेंस हो जाती है कि उस टाइम में भी समाज कितना डेवलप था। मैंने आपको बताया था कि कितना व्यवस्थित जो है उन्होंने डेवलप किया कर रखे थे, घर डेवलप कर रखे थे। और जो स्नानागार थे, अन्नागार थे, वो इतना डेवलप तरीके से उन्होंने अरेंज कर रखा था कि बहुत ही ज्यादा उसको मान्यता मिली है। तो अब हमारे पास आ जाता है, हम इन दो पार्ट्स को भी देखेंगे कि इनमें हमारी इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, अब हम इसमें दो पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे, समाज के बारे में। तो जो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, आर्य सर्वप्रथम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आए। हमने लास्ट एंड ये एक लाइन पढ़ी थी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो एंड हुआ था, उसका विनाश हुआ था, वो सिंधु जो नदी थी जिसके पास वो बसे हुए थे उसमें बाढ़ आने के कारण हुआ था। लेकिन इसके ऊपर भी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। ठीक है जी, अलग अलग मत होने के कारण सबसे बेसिक जो हमारा मत माना जाता है वो यही था कि वो बाढ़ आने के कारण वो उस सभ्यता का विनाश हो चुका था। और वो सभ्यता सारी कहाँ पनपी थी, वो पाकिस्तान में पनपी थी। आजादी से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत पाकिस्तान दोनों एक जगह होती थी। ठीक है जी, और वो जो पाकिस्तान था, तो मोहनजोदड़ो था, वो पाकिस्तान में ही पनपे थे।
अब वो तो एंड हो जाती है सभ्यता, वहां पे हड़प्पा सभ्यता एंड हो जाती है। उसके बाद जो आर्य सर्वप्रथम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बसे, मतलब इन द सेंस जो पाकिस्तान से होते हुए वो जो आज का हमारा भारत है उसके पंजाब इलाके में वो आकर बसे। कई इतिहासकार कहते हैं कि जो आर्य लोग थे वो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में जो मतलब लोग बच गए थे वही आर्य कहलाए। कुछ कहते हैं कि आर्य दूसरी जगह से आकर भारत में बसे, लेकिन सभी इतिहासकारों के इस पर अलग अलग मत हैं। ठीक है जी, हमें सारे मतों को मध्य नजर रखते हुए चलना होता है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, हम कोई रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं ना, हमें सिर्फ तथ्यों को याद करना है ताकि हमें एक सोच विकसित हो सके और जब हमारा एग्जाम आए हम वहां अच्छा परफॉर्म कर सके। तो हमें इसमें क्या देखा कि जो आर्य लोग थे वो सबसे पहले कहाँ आकर बसे, वो पंजाब में आकर बसे, अफगानिस्तान में आकर बसे। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्स मुहर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। अब जो ये इतिहासकार हुए हैं मैक्स मुहर, इन्होंने आर्य का स्थान, जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया बताया है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्य थे उनकी जो सभ्यता थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, मोसोपोटामिया सभ्यता थी, ठीक है जी, तो इनकी भी अलग सभ्यता थी, आर्यों की भी अलग सभ्यता थी। वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता थी। ठीक है जी। और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी मतलब सभ्यता थी? वो नगरीय सभ्यता थी। मतलब उन्होंने अपने घर, उन्होंने अपना शहर जो भी है वो किस तरीके से डेवलप कर रखा था, वो एक सिटी के रूप में डेवलप कर रखा था। और जो ये आर्य थे इन्होंने अपना डेवलप कैसे किया था? वो ग्रामीण तरीके से, जैसे गांव में घर होते हैं उस प्रकार इन्होंने अपनी सभ्यता को डेवलप कर रखा था। नेक्स्ट देखते हैं हम, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी हम यहाँ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को इंटरलिंक करके पढ़ना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पजल टाइप के बनते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे घुमा फिरा के देते हैं ऑप्शन, तो हमें उसको सिलेक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम दोनों चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो आर्य थे, आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी लिपि कैसी थी? चित्र से, वो डायग्राम से जो पेंटिंग करके अपनी भाषा को, अपनी लिपि को प्रस्तुत करते थे। और इनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। राज्याधिकारियों में पुरोहितों एवं सेनानियों प्रमुख थे। सेनानी मतलब जो राज्याधिकारियों में जो पुरोहित लोग थे, है ना, और जो सेना होती थी वो प्रमुख थे। विशिष्ट रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है जी। आगे है, सूत रंतकार एवं कदाम्बनी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। ये अलग अलग पद थे। जैसे अभी के जो वर्तमान है उसमें जैसे डीएसपी का पद हो गया, ठीक है, आईएएस का पद हो गया, एसडीएम का पद हो गया, ये उस समय में भी ये एक अधिकारी के पद होते थे, इनको उस पर रखा जाता था। और राजा तो होता ही था, राजा के अलावा इनकी और 12 संख्या होती थी, मतलब राजा के साथ कनेक्ट करके इनकी 12 संख्या होती थी। देखिए आज भी गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम चलती रहेगी, ये थोड़ा मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मैनेज कर लेना। जो पूरब दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जैसे ना आज के टाइम में भी जैसे आपने देखा होगा कि ना, जैसे पुलिस वाले होते हैं वो भी अपने गुप्तचर रखते हैं कि हमें बताओ कि इस इलाके में, जैसे आजकल नशा बेहद बीमारी चल रही है नशे की,
तो किसी गांव शहर में नशा होता है, उसके नशे की जो सप्लाई करते हैं उनको पकड़ना हो तो पुलिस वाले या कोई और अधिकारी गुप्तचर रखते हैं कि ना वो इंफॉर्मेशन देते हैं टाइम टाइम पे आके कि हाँ हाँ यहाँ पे नशा सप्लाई किया जा रहा है यहाँ उस टाइम में भी गुप्तचर होते थे। ठीक है जी। और गुप्तचर ऐसे होते थे कि वो सारी जो ये 12 अधिकारी होते थे ना राजा के सहित, इनको इंफॉर्मेशन देते थे जाके। तो ये बाद में अधिकारी इन गुप्तचरों के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करते थे। आगे है वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। देखिए ये वर्डिंग ना बड़ी जरूरी हो जाती है। ये पता होना कि जो वाजपति गोचर था वो क्या था, ये वर्डिंग पूछ लेते हैं तो ये वर्डिंग आपको ध्यान रखनी है। जो भूमि का अधिकारी होता था, उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। और ये जो अधिकारी था ये कैसा था, ये जो अपराधी होते थे, कोई चोर हो गया है ना, किसी ने चोरी कर ली या किसी ने किसी का सामान लूट लिया या घर लूट लिया ऐसा, तो उसको पकड़ने का कार्य ही ये करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता। अब न्यायाधिकारी का उल्लेख क्यों नहीं मिलता? वो इसलिए नहीं मिलता कि जो राजा के साथ 12 अधिकारी थे उसके साथ, वो सारा काम खुद ही निपटा लेते थे। मतलब सबके पास अलग अलग काम होते थे, वो खुद ही निपटा लिए थे। इसलिए किसी कोर्ट की या किसी न्याय अधिकारी की उनको आवश्यकता नहीं होती थी। नेक्स्ट है हमारे पास दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। इसमें से इम्पोर्टेंट ये है जो दिशा है और राजा का नाम है कि ना जो हमारी पूर्व वाली साइड है, जो पश्चिम की साइड है, उसमें जो राजा सम्राट या इनको किस नाम से पुकारा जाता था? जो पूर्व में अब पुकारा जाता था वो सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। ये भी आपको याद करना है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। जो उपनिषद है उनकी संख्या 108 है, महापुराण की 18 है, वेदांग की 6 है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। सभा एवं समिति राज्य को सलाह देने वाली संस्था थी। जैसे अथर्ववेद में इसका सभा व समिति का उल्लेख हुआ है, वो यही थी कि जो राजा को सलाह लेनी हो, ठीक है, तो ये समितियां बनाई हुई थी। समितियां बनाई हुई थी। जब भी कोई राजा को कोई निर्णय लेना होता था, इन समितियों को बुलाया जाता था, तो ये उस पर पक्ष विपक्ष करते थे, जो भी था इनका वो करते थे और एक डिसीजन पे पहुंचते थे। दूसरा हमारे पास सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो सभा थी, ठीक है, जो सभा वर्ग था और जो समिति वर्ग था, जो उच्च वर्ग के लोग थे ये उनको प्रेजेंट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, और समिति जो आम पब्लिक थी, आम जनता थी, उसको रिप्रेजेंट करती थी। इनके अध्यक्ष को ईशान कहा गया था। जो इनका अध्यक्ष होता था, कोई ना कोई, देखो किसी के ऊपर भी कोई ना कोई ऊपर जज अध्यक्ष जरूर होता है, ठीक है जी। तो सभा और समिति के ऊपर कौन सा अध्यक्ष था? ईशान। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी, जो भी उनको राय देनी होती थी। ये वैदिक काल की बात हो रही है, मतलब ऋग्वैदिक काल की। इसमें ना जो फीमेल थी उनको पूरी फ्रीडम थी, लाइक फ्रीडम जैसे उनको एजुकेशन का अधिकार था, ठीक है, उनको सारे अधिकार जो थे, उनको इवन उनको संपत्ति का भी अधिकार था। जो ऋग्वैदिक काल था हमारा, उसमें मतलब जो सोच थी वो बड़ी डेवलप थी, पूरा ओपन माइंड था, है ना, लोगों का। तो उसमें इसको मतलब फीमेल को भी पूरे अधिकार मिले हुए थे। तो देखिए अभी ये लाइन आई है इसमें कि सब इसमें भाग ले सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी, मतलब जो राजा का निर्णय था उसमें भी जो फीमेल है वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। और इस काल में ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इस काल में ना जो गायें थी,
ठीक है। ज्यादातर लड़ाइयां उसके पीछे होती थी क्योंकि ना गाय को एक बहुत ही बहुमूल्य जो है पशु माना जाता था, मतलब बहुमूल्य इसको माना जाता था, इसलिए काफी सारे युद्ध गाय जो थी उनको लेकर होते थे। दशरात दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। यह युद्ध पुष्पणी रावी नदी के तट पर सुदाश व 10 जनों के बीच लड़ा गया था। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि जो ये दशराज युद्ध का उल्लेख कहाँ हुआ है, ये 7वें मंडल में हुआ है। दूसरा है, इसमें सुदाश विजयी हुआ था। आगे है हमारे पास, ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। जो ऋग्वैदिक का जो समाज था वो 4 जो वर्ण थे है ना, उनमें विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, वेदांग। ब्राह्मण वेदांग की संख्या है मतलब ये थोड़ा ना यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये 4 उसमें ये गलत है, यहाँ पे ये 4 उसमें बटा था। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। मतलब ये था जो ऋग्वैदिक काल था उसमें ना जन्म को इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था, उसमें हमारे जो इंसान था उसके कार्यों को इम्पोर्टेंट दिया जाता था। मतलब यह था कि अगर आप शिक्षा का काम करते हो तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा, अगर आप व्यापार करते हो आपको क्षत्रिय कहा जाएगा, अगर आप ये घूमने फिरने का या सैनिक का काम करते हो आपको वैश्य कहा जाएगा, और अगर आप जैसे नॉर्मल काम करते हो जैसे है ना, उसको कहा जाएगा हमारा शूद्र। मतलब शूद्र जो था वो बिल्कुल निम्न वर्ग हमारा था। ऋग्वैदिक के 10वें मंडल के पुष्प सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें जो 4 मंडल हमारे पास है, 4 वर्ण हमारे पास है, इसका उल्लेख मिलता है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। अभी मैं इसको हड़प्पा सभ्यता से लिंक करूंगी, तो उसमें क्या था, मतलब फीमेल का जो मातृ प्रधान वो समाज था, और इसमें क्या था, इसमें पितृ प्रधान समाज था। लेकिन पितृ प्रधान समाज होने के साथ साथ ये फिर भी बहुत डेवलप था क्योंकि इसमें फीमेल को सारे फ्रीडम मिले हुए थे, लाइक एजुकेशन मिली हुई थी उनको, ठीक है, और वो किसी भी मतलब अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती थी। इवन उनको सारे अधिकार मिले हुए थे, उनको सारी फ्रीडम मिली हुई थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। जो फैमिली होती थी है ना, उसकी सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी, और जिसका जो मुखिया था वो पिता होता था, घर का बड़ा होता था, और जिसे कुलुप कहा जाता था। बाल विवाह एक पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इसमें कोई बाल विवाह नहीं देखा गया और ना कोई पर्दा प्रथा थी कि कोई घूंघट करता है या कोई बाल विवाह, इसमें कोई भी ऐसा मेंशन नहीं मिलता हमें। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर लेती थी। ऋग्वैदिक काल में देखो इतनी फ्रीडम भी थी मतलब फीमेल को कि यदि उसका पति मर जाता है तो वह अपने देवर से विवाह कर लेती थी, तो इतनी फ्रीडम इनको थी। आगे देखते हैं हम। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में भी कृषि और पशुपालन का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनका सबसे पहला जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। कृषि बाद में आई है नवपाषाण काल में। दूसरा, महर्षि कंदार को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है इनको, ठीक है जी, महर्षि को। गाय को अर्धान्या कहा गया है, मतलब अर्धान्या का मतलब होता है न मारने योग्य पशु। मैंने बताया था भी कि गाय के ऊपर इतनी लड़ाइयां होती थी, इतने युद्ध होते थे, गाय को एक बहुमूल्य साधन या पशु माना जाता था और इसे अर्धान्य कहा जाता था क्योंकि ये ना मारने योग्य पशु था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक
प्रिय देवता इंद्र थे। जो इंद्र थे ना देवता, इनका ऋग्वैदिक काल में 250 बार इनका नाम आया है, मतलब 250 बार इनका जिक्र हुआ है, जो इंद्र देवता थे। और जो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम यक्ष कहा जाता था। तांबे को लोहित अक्ष कहा जाता था। जो आर्यों ने ना इसको खोज लिया था, तांबे को, इसको लोहे को खोज लिया था और इसे श्याम यक्ष कहा गया था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पर्णी कहा जाता था। देखिए इन्होंने ना मतलब हर चीज को एक अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया कि जो व्यापार के लिए ना दूर दराज के इलाके में जाएगा, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, उसको पर्णी कहा जाएगा। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। इवन इस टाइम पीरियड में मतलब जो वस्तु विनिमय था ना, उसका बहुत प्रचलन था। क्योंकि ना वस्तु मिलना वो होता है कि वस्तु के बदले वस्तु देना। और जैसे मेरे पास चीनी है, ठीक है, मेरे को आलू की जरूरत है, तो मैं किसी को चीनी दे दूंगी, उससे आलू ले लूंगी। ये क्या था, ये वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेन काट या शुद्ध खोर कहा जाता था। यहाँ पे थोड़ी लाइन मिस प्रिंट हो गई, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। आगे है हमारे पास, ये है इंद्र देवता। इसमें थोड़ी ना वो वर्ड्स डिफाइन कर रखे हैं कि जो इंद्र देवता था उसको क्या कहते थे, युद्ध का देवता था या वर्षा का देवता था। जो अग्नि था देवता था, वो कैसा था, वो ना देवता मनुष्य के बीच में मध्यस्थ, मतलब जो रिलेशन थे मनुष्य के, वो डेवलप करने में सहायता करता था। लाइक जैसे कोई युद्ध करता था, ठीक है, युद्ध करना वो सॉरी यज्ञ करता था। यज्ञ करने में हमें अग्नि को जलाना होता है। तो जब यज्ञ करेंगे तो काफी मतलब समाज वो होगा, मतलब आपस में मिलजुल कर बैठेंगे, तो उसके जो रिलेशन है उनको इंटरलिंक करने के लिए, उनको आपसी उनको बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए ये अग्नि देवता को माना गया है। ये लिस्ट आप पढ़ लेना और क्विज में क्वेश्चन यहाँ से भी डाले जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर करें। ठीक है जी।